आओ जी आओ, बैठो 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 बैठो। मोमेंट ऑफ कपलिंग से हाँ, इनिशियल इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर मान लो कोई चीज, मान लो थीटा 1 से आप थीटा 2 लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं थीटा नॉट से थीटा 1 तक या थीटा तक, चेंज के लिए होता है। स्कूल में कोई एलियन के नोट से पढ़ा रही है, उसमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें थीटा नॉट है। जैसे क्या होता है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा और ओमेगा नॉट लिखते हैं। ये इनिशियल हो गया, तो ये क्या वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस भी होगा, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो थीटा नॉट होगा और इसके लिए थीटा होगा। सुनो एक टेबल समझ लो, ये है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, अल्फा अल्फा नॉट, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है। कोई कोई 1 2 लेके चलते हैं, मेरा मन हुआ तो मैं इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 1 लिखूंगा, इसको इनिशियल लिखूंगा, इसको फाइनल लिखूंगा, इसको इनिशियल लिखूंगा, इसको फाइनल लिखूंगा, इसको इनिशियल लिखूंगा, इसको फाइनल लिखूंगा। ये केवल क्या है, रिप्रेजेंटेशन का पैटर्न है। बट उन्होंने सेकंड इक्वेशन में ऐसे प्लस करा, मतलब जो हम लिखते हैं ओमेगा। मैंने अभी डेरिवेशन नहीं कराया ना, मैं करा देता हूँ, पहले डेरिवेशन ही करा देता हूँ। चलो, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, हैंड डालो, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। उससे पहले नोटिस अनाउंसमेंट 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 को पेपर है तुम्हारा? तुम्हारा भी 17 को ही है? अरे होए, ये तो बहुत बेकार है फिर, ये तो बहुत बेकार शेड्यूल है फिर तो। इसका तो ग्रेविटेशन भी है। 17 सितंबर और 18 को तो पेपर ही है, तो 17 को तो 2 बच्चों का है और 18 को है रिया का, है ना। तो मुझे 16 तक करना पड़ेगा कुछ सिलेबस का रिवीजन। नहीं, रोटेशन तो खत्म हो जाएगा यार, रोटेशन तो कभी भी हो जाएगा। आज कैसे हो जाएगा? अरे भैया 33 टॉपिक है, उड़ा दूँ मैं संडे। देखे, लड़के को घूमने से फुर्सत नहीं है, इसे चला देना हाजी। 34 टॉपिक है, कैसे होगा? उड़ाओ, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। बहुत परेशान हो, वैसे भी क्लास का एवरेज मार्क्स 40-45 ही आना है। तो जो चैप्टर आप पढ़े हो उस पर क्या करो, महारत हासिल करो। तुम्हारा क्लास के हाईएस्ट बताओ मार्क्स कितने? सर वो एक ही बच्चा है। एक ही है, एवरेज बताओ। एवरेज तो 31 मैंने लिखा क्या था ब्लैक बोर्ड पे डेट के साथ? 40 आज भी लिखा है। तो वैसे तो नहीं, पूरी यहाँ से चालू है मार्क्स करना, पूरी रो फेल। अच्छा, मैं कराता हूँ रोटेशन, मैं बताता हूँ कैसे। अब इसमें मेरे को फिर बाइफर्गेट करना पड़ेगा, इस क्लास को ना तोड़ना पड़ेगा फिर 2 और 3 घंटे के हिसाब से। बाय बाय बाय। वैसे तो मैं सोचा था केवल ऐसे करूँ, इनमें ना रिवीजन क्लासेस रखना है। इसमें प्रेजेंट होंगे सेंट थॉमस के बच्चे, फेथ अकाडमी ना, फेथ है ना तुम्हारा, जेडी टाइटलर है, जेडी टाइटलर और सलमान, 3 स्कूल के बच्चे हैं ना। तो इस दिन रिवीजन होगा, हमने इसको बनाया था पहले, जैसा लगेगा जो तुम्हें चैप्टर सबसे खराब लग रहा है उसको पहले दिन रख लेंगे ताकि हम ज़्यादा टाइम देख सकें। और ये सुबह से क्लास होगी, मतलब 10 या 11 बजे से क्लास होगी, 4 घंटे की क्लास होगी, जितना भी होगा, क्योंकि 3 बजे के पहले तक मैं फ्री करना है मेरे को, तो 3 बजे तक क्लास लेता रहूँगा मैं, कोई इशू नहीं है। इसमें हम कर सकते हैं, मैं विंडो रख लेता हूँ, मैं 11 से लेके 2 बजे तक, जितना भी समय लग सकता है 11 से 2 में, एक दिन में या तो फिर 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करें ताकि हम रोटेशन भी खींचना है हमें, है ना।
ताकि हमें रोटेशन भी खींचना है। एक सेकेंड। हेलो हेलो विकास सर गए, ले गए सर। अरे नहीं नहीं है सर, कब जा रहे हो? पूछ रहे जाके, मम्मी फोन आ रहा है। छोड़ने जा रहे हैं विकास सर, ही जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं वही घंटे, नहीं 1 घंटे तक हूँ मैं। हाँ जी, कहानी कुछ ऐसी है, घर घर की कहानी, घर घर की। अच्छा, इस तुम करा काम है आज जाकर रोटेशन, पता नहीं मन्नत कब तक भेजेगी, तो क्योंकि सबका अपना टाइम कंफर्ट होता है, तो पीडीएफ भेज, एटलीस्ट रोटेशन का पीडीएफ भेजो मेरे को अपने स्कूल का। आप भी भेजो क्योंकि भाई टॉपिक मिला, हाँ जो टीचर ने बनाया है स्कूल वाला, ताकि हम टॉपिक मैच कर सकें। क्योंकि इसके हिसाब से जो ये वाला नोट्स है, हम आज ख़त्म हो जाएगा हमारा। सर ने इस टॉपिक पे खत्म कर दिया क्योंकि अब सीधा पेपर है। लो पकड़ लो, आराम से देख लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ फोर्स टॉर्क, चलो हम जितना पढ़ा सकते हैं बेस्ट वो। ऑफ एंगुलर मोमेंटम हाँ वो तो आ गया मेरे पास। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लास्ट टॉपिक है। चलो ठीक है, जितना हो सकता है। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ना मैं को थोड़ा सा ग्रेविटेशन का भी करना है टच, ताकि कुछ तो ग्रेविटेशन भी करा दूँ ना, पेपर है तो हमारा टॉपिक है, तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से तुम लोग फिल कर लेना, जो भी अच्छे 4 घंटे 5 घंटे जो भी होगी, 5 घंटे की क्लासेस पकड़ लो, जो भी भले मोशन इन अ प्लेन, वर्क एनर्जी वगैरह वगैरह भर के खत्म कर लेंगे हम लोग। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन। सो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन। तो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो यहाँ से डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी, अल्फा डी टी। लेट एज्यूम करते हैं कि एट टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू टी, आवर ओमेगा इज ओमेगा नॉट initial and final is omega. At time is equal to 0, initial velocity angular and final angular velocity. तो हम टोटल अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक, और टाइम को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके टी तक। 0 से टाइम टी होगा तो इसका बन जाएगा ओमेगा 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 नॉट, अल्फा बाहर आ गया, टी का टाइम का हो जाएगा केवल टी, दैट इज 0 से टी, 0 से टी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो यहां से आपका ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये कुछ वैसा ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बोलो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बताना, कहीं ना समझ आया हो तो। ये है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमें टोटल इंटीग्रेट करना है ना, तो इनिशियल से लेके फाइनल। तो यहां पर 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1। तो अगर 1 छुपा होता तो जिस रिस्पेक्ट में जिस फंक्शन रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना वही बन जाता, W बन जाता। अब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट किया तो ओमेगा, लोअर लिमिट तो ओमेगा नॉट। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानेंगे। तो अल्फा को हमने बाहर ले लिया। क्या ले लिया? बाहर। एक स्टेप और कर सकते हैं, अल्फा बाहर ले लो, 0 से t, केवल बीच में dt रखो, तो t का क्या बन जाएगा? केवल t। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सॉरी देखो अल्फा dt है ना, अल्फा dt में अल्फा क्या है? तो वो बाहर आ गया, बचा क्या? केवल dt। 0 से t, इनिशियल से फाइनल। अब यहां पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 जब भी 1 होता है जिस फंक्शन में हम इंटीग्रेट करते हैं वही बन जाता है, तो t बन गया। तो 0 से t, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। ठीक है,
नेक्स्ट देखो सेकंड इक्वेशन, ओमेगा क्या हो जाएगा फिर, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से आपका डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी टी। अगेन फिर से देखो, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू टी, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। रेस्ट पे थी, टाइम जब जीरो था तो रेस्ट पे था, ये कंडीशन है। तो हमें इंटीग्रेट करना है इसको, कहां से इंटीग्रेट करना है, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा, जीरो से टी, जीरो से टी। ओमेगा बाहर ले लेते हैं, एक सेकंड, कुछ बनाना तो नहीं पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा, ओमेगा को बनाएंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो लाके ओमेगा की जगह पे रख देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे हम लोग ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, जीरो से टी। ठीक है, अब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन है, अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी प्लस अल्फा टी डी टी जीरो से टी। ओमेगा नॉट को पहले ले लेते हैं, ओमेगा नॉट को पहले लेंगे जीरो से टी डी टी प्लस अल्फा को पहले ले लेंगे जीरो से टी टी डी टी। बोलो है ना, ओमेगा नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। तो हमने बाहर ले लिया, एक बार देख लो पहले स्कैन करके पूरा। ठीक है, देखो ऐसे आता है a प्लस बी डी टी, इंटीग्रेशन अगर हो रहा है तो हम a डी टी प्लस बी डी टी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें ना दो फंक्शन है, एक ये है और एक हाँ। थोड़ी देर पहले एक फंक्शन हमने बनाया ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा टी। कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन, ये लाके वहां रख दिया, इसी जगह पे रखा है हमने। ओमेगा की जगह पर हमने यूज किया, यूज इक्वेशन नंबर वन, यानी लिखना यूज इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। अब सर फिर से देखिएगा मेरी बात, ओमेगा नॉट तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वन, वन छुपा था ना, कंसंट्रेशन रखना था, तो ये टी हो जाएगा प्लस, अब यहां पे देखो टी पे पावर टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई, सो जीरो से टी, जीरो से टी, सो हो जाएगा ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज, अच्छा इधर का तो रह ही गया, चलो कर लेते, थीटा रह जाएगा है ना, जीरो से थीटा, अपर लिमिट थीटा माइनस जीरो, तो केवल क्या बचा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी। कुछ लोग कैसे कराते हैं, देखो मैं बताता हूं, कुछ किताबों में रेफर अलग अलग जगह पर, यहाँ जीरो की जगह पर थीटा नॉट होता है और यहाँ पर केवल थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा नॉट होगा, तो थीटा माइनस थीटा नॉट, तो थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा इक्वेशन के फॉर्म में, याद रहा सेकंड चैप्टर में था ऐसे, एक्स माइनस एक्स नॉट होता था। हाँ, फिर इसको हम जीरो पुट कर देते थे, क्या पुट करते हैं, तो एट द लास्ट इसी में पहुंच जाते हैं, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। याद दिलाना, मैं पीडीएफ दे दूंगा ये बनाकर, ये जो लेक्चर नोट्स बन रहा है पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे ग्रुप पे, याद दिलाना, बस भूल जाता हूँ मैं, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है बट दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप पे, तो ऐसा लिखने की बहुत टेंशन मत लो। थर्ड इक्वेशन, कितना आसान लग रहा ना, ये इंटीग्रेशन वाला तो देखने में बड़ा आसान है चैप्टर, लेकिन सवाल इसके बड़े गंदे गंदे होंगे। हाँ बोलो ना, इंटीग्रेशन वाला फिर तो सिलेबस से हट गया है, ये नहीं है, सेकंड हाफ में अच्छा वो हो सकता है, बट ये तो आ ही रहा है ना। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सर, डी ओमेगा अपॉन देविक। पहले ये बताओ तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या ओमेगा ओमेगा मार रहा हूं मैं,
अब समझो एक चीज समझना रफ में, डी ओमेगा अपॉन डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी ओमेगा इंटू डी टी। शिफ्ट कर सकता हूं, थीटा कर दो नीचे। डी थीटा इंटू डी थीटा। तो डी ओमेगा को मैं लिख सकता हूं अब डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा ओमेगा ये क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी ओमेगा। सो ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या चल रहा था अल्फा डी, यहाँ भेज दूँ तो अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। कुछ तो गड़बड़ है ना, नहीं सही है, सही है, मैं देख रहा हूँ सब सही है ना। सही है। अब सुनो, जो तुम्हारी एक और जो जिज्ञासा थी वो देखो अब। एट टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू टी, थोड़ी स्पीड तेज है, ध्यान देना। थीटा इनिशियल 0, थीटा फाइनल इज थीटा। ओमेगा इनिशियल यहां पर लिया गया है ओमेगा नॉट, और ओमेगा फाइनल ओमेगा। बताओ ये ठीक है, ये टेबल, ये टेबल ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझते हैं, कभी कभी ऐसे लाइन भी बना सकते हो तुम। मान लो तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टी। जब 0 टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, जब टाइम t था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था थीटा। ठीक है, ओमेगा था आपका ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी था ये। ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक। तो थीटा कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से थीटा, अल्फा बाहर आएगा और इंटीग्रेट होगा कौन, डी थीटा। क्या बदल रहा है, कहाँ से बदल रहा है, 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक। ओमेगा कहाँ से लेकर कहाँ तक बदल रहा है, जो ओमेगा है ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, ओमेगा नॉट से कहां तक जा रही है, ये होता है ना इनिशियल से फाइनल। यहां पर 1 छुपा हुआ है तो ये क्या बनेगा, केवल थीटा। 0 से थीटा, यहां पर अल्फा है, बताना। थोड़ी स्पीड तेज किया था मैंने बीच में, पर अभी स्लो डाउन करता हूं। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। बोलो कोई दिक्कत। अब फिर से अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो केवल थीटा आएगा इधर, और इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो हो जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू, यही आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, याद ये रखना कुछ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो क्या क्या याद रखना है, एसआई यूनिट्स कौन किस में होता है। तो अल्फा होता है हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा होता है हमारा रेडियन पर सेकंड में होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है रेडियन में, किसमें, रेडियन में। मीटर पर सेकंड का वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए लिखा मैंने ये बात। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय टॉर्क। कल केमिस्ट्री का पेपर है ना रिया का, हाँ, वर्क डन बाय टॉर्क। तो मैडम से हमारी बच्ची को समझ नहीं आया, मन्नत मेहर को, तुम्हारी मैडम से, केमिस्ट्री वाली, समझ नहीं आया, और चेंज कर रही हो, एक इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी उसने। वर्क डन बाय अ टॉर्क, अगर मैं सीधे अगर फॉर्मूले की बात करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए ये आपका
O है और ये आपका पॉइंट ऑफ फोर्स है जिस पे आपका परपेंडिकुलर फोर्स जो है F लग रहा है 90 डिग्री पे, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और आपने इसको फोर्स लगा खींच दिया, अब ये स्लाइड करके इस पॉइंट पे पहुंच गया, लेट से Q, और अभी भी फोर्स किधर लग रहा है, इस पे, और इसने एंगल चेंज किया डेल्टा, अरे थीटा, कितना, तो इसको डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया कि बहुत थोड़ा सा एंगल चेंज किया, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर आप ध्यान से देखो, अब ये सेक्टर बन रहा है छोटा सा, तो वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क का नाम दिया जाए P या Q, सो पी क्यू आर्क अपॉन आर रेडियस, लेट से आर रेडियस, है ना। तो आर्क पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर डेल्टा थीटा। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस केस में क्या है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर्क, आर डेल्टा थीटा। तो हाँ ठीक है, एफ ही लिखो, ठीक है सॉरी, एफ रहने दो, फोर्स इंटू आर। और फोर्स इंटू आर क्या होता है, फोर्स इंटू आर क्या होता है, टॉर्क। क्या होता है, फोर्स इंटू आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ये वाला, और ये फोर्स है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होता है टॉर्क। तो टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा आपका वर्क डन आ गया। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का तो एफ रहने दिया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है ये आर्क है ये, और इसकी जो वैल्यू है वो है आर डेल्टा थीटा, वो हमने यहाँ रखा। अब एफ इंटू आर जो होता है वो टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क होता है आपका एफ इंटू आर, एफ आर साइन थीटा होता है, यहाँ 90 डिग्री है तो 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अब लिखना है हेडिंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। लिखना द एंगुलर मोमेंटम, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसको पी से रिप्रेजेंट करते थे, वो तो था मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। ये होता है कैपिटल एल से प्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एल आर इंटू पी, आर इंटू पी। बताते हैं क्या है ये, लिखिएगा इसमें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट an axis rotating about an axis is defined as moment of linear momentum of the particle about that axis अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं आपको, फॉर्मूला ही हो गया, और ये होता है L इज इक्वल टू P है आपका लीनियर मोमेंटम, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, और R या D जिससे प्रेजेंट करें, ये डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे डिस्टेंस है बताता हूँ मैं, देखिएगा, बताते हैं, कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका XY प्लेन है, XY प्लेन है,
और ये एक्सिस O और इस एक्सिस से P पॉइंट पे एक पार्टिकल है जो कि r डिस्टेंस पे है। क्या है? r डिस्टेंस पे। और ये रोटेट कर रहा है इस तरह से परपेंडिकुलर P मोमेंटम से। देखो इसका मतलब पता क्या होता है? L इज इक्वल टू, जब मैं लिख रहा हूं P क्रॉस R, ये ऑर्डर ध्यान देना है, R पहले है ना, R क्रॉस P, ये ऑर्डर का बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि आप ना अपने हथेली के उसको R पे रखोगे और P की तरफ क्रॉस करोगे तो थंब किधर आएगा? बाहर की तरफ, तो आउटसाइड आएगा। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन होगा आउटसाइड द प्लेन। क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन। तो इसलिए ना आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि R से P पे जाना, ना कि P से R पे आना है। आपको R से P पे जाना है। जब आप P से R पे आओगे, मान लीजिए P से R की तरफ आ रहे हो, तो आपका थंब इनसाइड द प्लेन आएगा। क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है आर पी साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। और पी पता क्या है? यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। क्या है? पी इज लीनियर मोमेंटम and r is distance of point from rotation, जहां से रोटेट कर रहे हो, यहां से O से, ये डिस्टेंस है। और ये दोनों कैसे एक दूसरे पे 90 डिग्री है। क्या है? हाँ, OP डिस्टेंस है जो कि R है, और उस पे जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम लग रहा है वो 90 डिग्री पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? तो जब आप यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रख दोगे, ये फिर से बता रहा हूं, एंगल इनके बीच का है, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। आप 90 डिग्री रखोगे तो L की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? आर पी मिल जाएगा। नहीं, 90 के अलावा 0 हो सकता है, 180 हो सकता है। उस केस में आपको कंडीशन बनेगा, जब आप 0 रखोगे तो उस समय आपको एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा। 90 रखोगे तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और 80 रखोगे तो फिर 0 मिलेगा। हाँ, साइन 180 0 होता है, साइन 180 0 होते हैं। ये हो गया। अब हैंग डालो, एंगुलर मोमेंटम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब वेक्टर कंपोनेंट में एंगुलर मोमेंटम। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बुक, मतलब इस बुक में तो है, स्कूल में नहीं कराते क्योंकि ये जो नोट्स है मेरे पास स्कूल का ही है, बहुत बड़ा स्कूल है ये, फुल्ली AC सेंट्रलाइज स्कूल, एवरी क्लास इज फुल्ली। आधे घंटे लेट आया था ना, बारिश हो रही थी ना इसके। एंगुलर मोमेंटम, तो यह टॉपिक आपके स्कूल में छोड़ देते हैं, लेकिन सिलेबस में भी है और क्वेश्चंस भी है ऑफ रेक्टेंगुलर। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वेक्टर पढ़ चुके हैं। अब उनको ये लगता है कि टीचर को ये लगता है कि बच्चों को तो हर चीज़ का वेक्टर तो बना ही लेंगे। ये सही बात है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हैं उनका वेक्टर कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी कि L इज इक्वल टू क्या लिखा सर आपने? R क्रॉस P। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा है ना, तो कर लो ना फिर। इसका क्या बनेगा? मान लीजिए x कंपोनेंट में एक आएगा LX I कैप, LY J कैप, LZ K कैप। इधर क्या आएगा आपका? RX I कैप, RY J कैप, RZ K कैप क्रॉस। P का भी क्या आएगा? PX I कैप, PY J कैप, PZ, और वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका तरीका क्या होता है? I J K, और इसका जो भी है RX लिखा ना आपने, RX RY RZ, PX PY PZ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? L मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए स्कूल में छोड़ देते हैं। स्कूल में इसलिए छोड़ा जाता है कि ऑलरेडी बच्चों को वेक्टर प्रोडक्ट तो आता ही है, कर लेंगे वो, लेकिन एज अ कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें लिखना चाहिए ताकि याद रहे चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से प्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को टाउ से करते हैं। तो इनका जो रिलेशन है वो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर
मोमेंटम, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये किससे एनालॉजी है, फोर्स क्या होता था बेटा, लीनियर मोमेंटम, याद आ रहा है? तो टॉर्क भी तो फोर्स ही है। इसका डेरिवेशन है 2 लाइन का, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है, लाओ कर ही देते हैं। ये रिजल्ट है, डेरिवेशन है। टॉर्क क्या होता है सर, आर क्रॉस एफ, और एल क्या होता है आपका, आर क्रॉस पी, ये होता है ना। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो हो जाएगा dl बाई dt, और ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से समस्या थोड़ी शुरू हो जाएगी। आप लोग को प्रोडक्ट रूल नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ। आता है, आता है, सुन लेते हैं। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन फर्स्ट और एक फंक्शन सेकंड, लेट्स से u v, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है? तो ऐसे करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन ले लो और सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, फिर सेकंड फंक्शन को ले लो और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो। ऐसे करते, एक को लो, एक को छोड़ दो और ऐड कर दो, फिर 3 में करेंगे, 2 को छोड़ते जाएंगे, 3 होगा। ये मैथ का पार्ट है, ये मैथ्स में आपका आएगा, इसी साल आना चाहिए, उसमें आएगा 3 आएगा, W बनेगा। फिर 2 को लेंगे, एक छोड़ेंगे, 2 को लेंगे, एक छोड़ेंगे, हमारे 2 पार्ट का मतलब है। अब इसमें भी ऐसे ही है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, dr बाई डी टी इंटू पी प्लस आर को छोड़ेंगे dp बाई डी टी, dp बाई डी टी। आप समझना, समझ गए कि नहीं? पहले यहाँ तक बताओ। अच्छा, dr बाई डी टी क्या होता है, v इंटू पी, और dp बाई डी टी क्या होता है, याद है? f, फोर्स होता है। और एक चीज और बताता हूं मैं, वेलोसिटी इंटू मोमेंटम 0 होता है। कैसे देखना सर, रफ में देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू, आपने एक चीज पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट में, जब खुद के साथ क्रॉस लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे वी एम वी साइन 0, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या, आर क्रॉस एफ, क्या, dl बाई डी टी। एक बात बताना आप, ये एल है बेटा, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, क्या होता है, तो टाउ इज इक्वल टू आपका आ गया dl बाई डी टी। ये डेरिवेशन आपका हो गया किसका, इसका, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। याद रखना है लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हों, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, और उसके लिए हमें टॉर्क निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है। ये तो एक पार्टिकल के लिए, मान लीजिए, समझिएगा मेरी बात, टॉपिक ऐसे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे सिस्टम हो, 10-12 हो, तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जो टोटल लीनियर मोमेंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, वो होता है L1 प्लस L2 डॉट 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 Ln, सबका इंडिविजुअली निकाल दो और ऐड कर दो। टॉर्क भी ऐसे ही होता है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n। तो टाउ टोटल फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल इज सिग्मा ऑफ I21 n RI क्रॉस FI। सिंपल सी बात है, ये एक का होता था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इसी तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना कहो कि नहीं पता है, R टोटल हो जाएगा सिग्मा RI क्रॉस PI, I1 से लेके n तक। बस इतना ही इसको बताना था मेरे को। उसके बाद इसमें टॉपिक लिखवाया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये तुम्हारे स्कूल में लास्ट टॉपिक कराया गया है ना। बहुत तेज खींचा यार मैंने। जो कराया है
रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं कराया है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एक बार वेरीफाई करो, ये मोमेंट क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एंड में एंड टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे पहले भी सारे टॉपिक्स कराए हैं। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लास्ट टॉपिक है, उसी के ना बहुत सारे अलग अलग बन गए, सिलेंडर बना है, सर्कुलर डिस्क बना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अपना एक मेजर टॉपिक है। उस टॉपिक के साथ साथ आपका एक टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गाय। मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लास्ट टॉपिक है, अच्छा, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तुम्हारा नो आइडिया? अच्छा, प्लीज़ नोटबुक जरूर भेजना आज, है ना, आज तुम्हारा टास्क है तुम्हारा। जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ एनर्जी है। वैसे काफ़ी थ्योरी तो मैंने खींच दिया, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, पता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कराया ना, हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन तो कराना पड़ेगा। चलो हम लोग नहीं भागेंगे क्योंकि मतलब नहीं है भागने का, क्योंकि अगर हमने भागा तो कहीं ना कहीं ये बात बीच की जो चीज़ें हैं वो नहीं समझ आएंगी, तो आगे भी दिक्कत होंगी, है ना। हम पढ़ेंगे सारा। लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, ये टॉपिक छोड़ दूंगा तो हो सकता है कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ करे और ना समझ आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ, इस वीक में देखो खत्म हो जाएगा, सैटरडे को तो खत्म हो जाएगा ये। और अच्छा हाँ, जब बात तो हम ग्रेविटेशन नहीं आ रहा ना, ठीक है फिर तब ठीक है, तब तक भी तो हो ही जाएगा। अभी जितना कराया उसको अच्छे से पक्का करो, पीछे वाले टॉपिक्स को। इसमें देखिए मैं समझाता हूँ पहले, फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों समय के साथ कांस्टेंट रहे। क्या रहे, बताते कैसे करेंगे उसको। अ रिजिड बॉडी लिखना नहीं है, रिजिड बॉडी इज वन फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज इवन दो दे मूव। रिजिड बॉडी हम उसको कहते थे जिसमें अगर हम उस पूरी बॉडी को मूव करें, उस पूरे सिस्टम को मूव करें तो उसके जो पार्टिकल्स वो अपनी जगह पर हमेशा बने रहे, वो चेंज ना हो। जैसे समझ लो कि बहुत सारे चेयर ही हमने इस पर डाल दिया और मैंने ये पेज को मूव किया, चेयर ही अपनी जगह पर हमेशा रहे, तो वो एक ऐसी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी। Under the influence of external force, rigid body can execute two kind of motion: translatory motion, which particle move with same velocity, and rotational motion, मतलब एक तो आगे भी मूव कर रही है और अपने एक्सिस पे घूमते हुए घूम भी रही है। जैसे पृथ्वी क्या, एक तो आगे भी घूम रही है और अपने एक्सिस पे गोल गोल भी घूम रही है, तो पृथ्वी दोनों मोशन करती है। तो पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है जिसमें ऑल पार्टिकल मूव विद सेम वेलोसिटी, एंड रोटेशनल मोशन विच मीन्स कि मूव अबाउट द एक्सिस। ओके लिखिए अब, a rigid body is said to be in equilibrium. A rigid body is said to be in equilibrium if both the linear momentum and angular momentum of rigid body remain constant with time. अब इसमें दो इक्विलिब्रियम होगा, एक होगा फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसी का एक फर्स्ट पार्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का फर्स्ट पार्ट बनेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो,
कांस्टेंट हो, यानी कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, चाहे वो एक्स कंपोनेंट में हो चाहे वाई कंपोनेंट में हो। तो कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब कहलाती है आइदर वो रेस्ट पे हो, और अगर वो मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब कहलाती है, पहला कंडीशन आइदर बॉडी रेस्ट पे हो, आइदर बॉडी एट रेस्ट, और अगर वो मूव कर भी रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं। जा रहे हो? अरे बैठो यार, माहौल बना है। 26 कर लिए तो अगली क्लास तक पूरे करके ले आना, ठीक है? सब 4 छोड़ दे, क्योंकि वो आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है। स्कूल में तो स्टार्ट हो गया। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पक्का स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा ये सब, बट हमें पढ़ना होगा। और इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसका पार्ट है? ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और ये किसका पार्ट है? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के। दो कंडीशन हो सकते हैं रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम होने का, एक हो सकता है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो और दूसरा हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। क्या हो? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। सेकंड लिखिएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें आपका जो टॉर्क लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो लगेगा बॉडी के ऊपर, वो जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है। जो टोटल टॉर्क लगेगा एक्सटर्नल, वो जीरो होना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी, जा रहे हो सर आप कहाँ जाओगे? नहीं आएगा ये रे रिया? अच्छा, वो भी नहीं आ रही का सर। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल करते हैं, तो अगर आप लोग होम जो भी ऑनलाइन मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो सर आपको पिक एंड ड्रॉप कर देंगे आपके घर। ठीक है? सो इतनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दुख की बात है। ठीक है? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए यहां से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखते हैं इसको, क्या है पहले? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट, ये लास्ट टॉपिक है। नहीं टॉपिक का आज तो नहीं होगा। देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ही ना बहुत सारे केसेस बने जो नहीं आपको कराया गया, जैसे सर्कुलर डिस्क, इसी का केस है। उसके बाद है सर्कुलर डिस्क हो गया, उसके बाद है इसमें यूनिफॉर्म रॉड, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। सिलेंडर, हाँ फॉर्मूलेज है, हाँ कराया है ना। सिलेंडर हो गया एंड सॉलिड स्फीयर हो गया, 4 चीज हो गया। तो ये हमें इसके ये करने हैं हमें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, इसका फॉर्मूला होता है I = ½ mr²। इसमें भी केसेस हैं, 1 2 3 केस हैं, 4 केस हैं। तो चलो करते हैं इसको, कहते हैं ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ही अंदर आता सारा, है ना। लिखिएगा क्या है यहां से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एनालॉगस है मास का, मतलब एक तरह से ये किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। और इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है m × r का स्क्वायर, है ना। इसको पहले हम समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लेट से यहाँ पर है m2 और ये ओरिजिन है O, इससे ये डिस्टेंस पे है r2। यहाँ पर m1 है जो कि r1 डिस्टेंस पे पार्टिकल है, और यहाँ पर ये m3 है जो कि r3 डिस्टेंस पे।
और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एक्सिस ऑफ लाइन पे रोटेट कर रहा है, मतलब समझ लो ये है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें 3 चेयर रख दो अलग अलग मास को और पूरा रोटेट करो, पूरा पेज को रोटेट करो पूरा। नहीं वो तो एक्सिस के कर रहे हो तो ऐसे रोटेट करो, वाई एक्सिस को रोटेट करो तो ऐसे रोटेट करो, क्योंकि ये इसमें ऐसे बना हुआ कि ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और कुछ ऐसे बना है, ये आपका है वाई एक्सिस और इस तरफ जा रहा है आपका एक्स एक्सिस। सो movement of property virtue which oppose the torque tending to change its state and rest in uniform motion known as according to Newton first law formula इसका यही है I is equal to m r square, ठीक है। अभी according to Newton first law of motion every body continue in its state of rest or uniform linear motion unless external force act and change the state. This inability of body to change itself इस स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया मतलब अपोजिशन है ना, अपोज करना। सिमिलरली अ बॉडी रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू चेंज दैट स्टेट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। हाँ ठीक है, 2 वर्ड जोड़ दिया गया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इनर्शिया की बात करें कि कोई भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रही है। रोटेशन में जब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे मूव किया ऐसे, तो इसके अगेन जब हम इसको मूव करें तो ऑब्जेक्ट जो ये मासेस है ना m1 m2 m3, ये m1 m2 ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ये हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि अपनी जगह से ना हिले। इनका प्लेन तो घूम रहा है पूरा ऐसे, बट ये अपना मास अपने पोजीशन से चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अपने पोजीशन से चेंज नहीं होना चाहते, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो कैसे क्रिएट होता है? वो एक अगेंस्ट टॉर्क क्रिएट करते हैं। घूम ऐसे रहे, टॉर्क इधर क्रिएट होगा ताकि इसको कैंसिल करें। क्या करें? कैंसिल। हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये मेरा रोटेशन है किसका? प्लेन का, तो इसके अगेंस्ट एक टॉर्क लगेगा जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। लिखिए, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी about a fixed axis is defined as sum of product of masses of the particle। कल स्कूल की छुट्टी करो, फिर कल खत्म कर दे रोटेशन। कल कौन कौन छुट्टी कर सकता है स्कूल की? तुम, देविक? किसकी चल रही है? किस चीज़ की क्लास चल रही है? ऑनलाइन चलेगी ना, तो कब तक एकदम ऑनलाइन ले सकते हो, फिर के लिबरल हो सकते हो। 2 घंटे की बनाओ विंडो मेरे, 3 बजे के पहले 2 घंटे की बनाओ विंडो। 3 बजे के पहले? हाँ, मेरी तो खत्म हो जाती है 12:30। 12:30 तक होती है, 1 से 3 के बीच में कल मिलते हैं। कल रोटेशन खत्म करते हैं, ठीक है। But the moment of inertia of a rigid body about a fixed axis is defined as sum of product of masses of the principal constituting constituting masses of particles constituting, वो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, particles constituting the body, मतलब जितने भी मास है ना m1 m2 m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपका आएगा कैपिटल M, है ना, कैपिटल M। सबका मास जोड़ दो। एन स्क्वायर ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वाले का पहले मान लो ये है, इसका जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा m1 r1 का स्क्वायर, इसका बनेगा m2 r2 का स्क्वायर, इसका बनेगा, अरे ये 3 है, 3, इसका बनेगा i2 दैट इज m2 r2 का स्क्वायर, और आपस में क्या हो जाएगा? ये
ऐड हो जाएगा। होता क्या है, ये पार्टिकल जब इधर की तरफ चल रहा है तो ये मूव करेगा ना इस तरफ v वेलोसिटी से, ये भी मूव करेगा v वेलोसिटी से, ये भी मूव करेगा v वेलोसिटी से, और इसके अगेंस्ट इसको टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है? टॉर्क टू अपोज द मोशन, अपनी जगह से क्रिएट करता है। हाँ टॉर्क इसको अगेंस्ट करता है ना, ताकि ये ना गिरे। नहीं 90 डिग्री तो नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, एक बार देखते हैं और पढ़ते हैं। चलो एक चीज और लिख लो, फैक्टर डिपेंडिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 90 डिग्री नहीं होगा, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला है यही मास ऑफ बॉडी, कितने मतलब इनके मास पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। सेकंड मास ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली लाइन है ना, इससे कितने दूर पे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ऐसा ही पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे? मास का तो केजी होता है और इसका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डायमेंशन बना लोगे ना, डायमेंशन। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी, यहां से काइनेटिक एनर्जी बनती है आपकी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन तो होता है हाफ, उसमें होता था mv स्क्वायर, और यहां पर मास के जैसा आई है, मास के जैसा आई है और v की जगह ओमेगा है, तो हाफ आई स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ आई स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो लिखा है द मास ऑफ बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, it is measure of inertia in linear motion. Similarly, the moment of inertia of body about an axis of rotation resists the change in rotational motion. The greater the moment of inertia of body, the greater the torque required to change its state of rotation. Thus, moment of inertia of body can be regarded as measure of rotational inertia of the body. The moment of inertia of body play the same role in the rotational motion as the mass play in linear motion. That is why moment of inertia is called rotational analogous of mass in linear motion. देखो मैं समझाता हूँ क्या है, थोड़ी कहानी फिर से रोटेट। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम इसको मूव करा रहे हैं, कह रहा है कि जितना ज्यादा इस पे मास होगा, मान लो 3 बॉल है, 4 बॉल है, 5 बॉल है, उतना ज्यादा हमें टॉर्क देना पड़ेगा। वी नहीं कह रहा टॉर्क लगाएगा, हमें पहले तो टॉर्क लगाएगा, उल्टा बोला मैंने, हमें टॉर्क लगाना, हम लगाएंगे, क्योंकि ये रेसिस्ट कर रहा है घूमने से। ये मान लो पहले 10 किलो का है, 2, 5 और 5, 3 बॉल थे, 2 किलो 5 किलो ऐसे हाँ चिपके हुए थे इस प्लेन पे। यही तो सिस्टम ऑफ बॉडी है, इसको मैं एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, ये अपोज कर रहे हैं कि ये ना मूव करे। अगर हमें मूव कराना है, ये जो अपोजिशन है, इस अपोजिशन को ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या था? अपोज करना। तो जब कोई चीज रोटेट कर रही है और रोटेशन करते समय अपोजिशन क्रिएट हो तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ये अपोज करेगी उससे ज्यादा हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। वही लिखा है जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखा है। इसमें लिखा है लास्ट लाइन कि जिस तरह से इनर्शिया लीनियर मूवमेंट, लीनियर में मोशन में अगेंस्ट करता है मोशन से, वैसे ही रोटेशनल में क्या था ये टॉपिक का नाम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। मतलब दोनों मास का ही कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया भी मास का कॉन्सेप्ट है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास का कॉन्सेप्ट है, बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशन में आएगा और केवल इनर्शिया किस में आएगा? लीनियर मोशन में आएगा। लिखा ना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक पैराग्राफ में सारी बातें लिखी हुई हैं। फैक्टर पढ़ा दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दी मैंने। एक इसमें लिखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कहां कहां देखने को मिलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको पढ़ लेते हैं। अ हैवी व्हील कॉल्ड फ्लाई व्हील इज अटैच्ड टू शाफ्ट ऑफ इंजन स्टीम, the automobile engine, because if large moment of inertia, the flywheel oppose the sudden increase or decrease the speed of wheel
इट अलाउ द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीड एंड प्रिवेंट द जर्की मोशन, हेंस इंश्योर स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर। ये तो नहीं समझ आया हमें। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इन बाइसाइकिल, बुलक कार्ट एक्सेट्रा द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज बाई कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ मास एट द रिम ऑफ द व्हील एंड कनेक्टिंग द रिम टू द एक्सिस थ्रू द स्पोक। हाँ, जैसे हमारा चक्का होता है ना, टायर होता है, मेरे बुलेट की टायर ले लो, तो उसमें कैसे देखा, एक बीच में सेंटर्ड होता है जहाँ पे वो एक्सिस कंट्रोल मतलब लगाते हैं जैसे रोड, और फिर स्पोक व्हील होती है ऊपर वाले रिम को, तो ऐसे कुछ होता है ना। यहाँ पर मास कंसंट्रेटेड, यहाँ से तिल्लियाँ लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं, तिल्लियाँ, ये ऊपर वाली फ्रेम को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर टायर लगा हुआ है, तो इसमें लिखा है कि पढ़ते हैं, इवन आफ्टर वी स्टॉप द पेंडलिंग द व्हील ऑफ बाइसाइकिल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम ड्यू टू देयर लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्या है, मतलब हम पेंडल मारना बंद कर देते हैं साइकिल में, उसके बाद भी ये घूमता रहता है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो सारा सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास कंसर्न, ये हमेशा एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना रहा है। कैसा, मोशन। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों हो सकता है ना, मोशन का भी हो सकता है और ये मोशन का हो गया, ये मोशन में रहना चाहती है, ये अगेंस्ट, ये अपोज कर रही है रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, ये कुछ इसका एप्लीकेशन दिया, पहले तो नहीं समझ आया मेरे को। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखवा दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर का क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आई जो है वो लगभग एनालॉगस है किसके बराबर, एम के बराबर, वी एनालॉगस है किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। अरे अभी एक चीज छोटा सा लिखवा लेता हूँ ना मैं, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखो, ये टॉपिक 22 वाला करा लेते फिर छोड़ देंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ जी वाई आर ए टी आई ओ एन। इसको रोक देता मैं, हाँ सिर्फ थोड़ा मेरे को देखना भी पड़ेगा अभी ये टॉपिक। तो अभी जो टॉपिक बच रहा है ना, ये आज करते हैं इसको कंप्लीट, मतलब कल की क्लास में। कल हम लोग 1 बजे मिलेंगे सब लोग, ठीक है, मैसेज डाल दो ग्रुप पे ताकि भूले ना कोई, मुझे याद भी दिलाना। कल की मेरी कोई और क्लास तो है नहीं, तो मैं आराम से 1 बजे क्लास ले सकता हूँ। फिजिक्स तो कल रोटेशन का थ्योरी पोर्शन हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि हम न्यूमेरिकल पे मूव कर सकें। टुमारो लंच वंच पहले ही कर लेना, लेट मत आना क्योंकि फिर मेरे को 3 बजे निकलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपना भी आप लोग मैनेज करना। मैं भी लंच डिनर ऐसे ही मैनेज करता हूँ, अभी तो कोई है भी नहीं बाहर ही, अकेले सारा सिस्टम है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराना, ठीक है, ये हो जाएगा, कल हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बड़ा तुम लोग देखे होगे, एक रोटेटिंग चेयर पे बैठाते हैं, पहले हाथ खोल लेते हैं मास लेके, फिर बंद कर लेते हैं, तो स्पीड बढ़ती है और घटती है। यूट्यूब पे वीडियो पे बहुत सारे टीचर कराते हैं वाला। अरे कुर्सी बैठते हैं, वेट ले कैसे करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे करते धीरे हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, धीरे हो जाती है। अरे बहुत वायरल वीडियो, हमारे पास चेयर नहीं था, हम करा देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये स्केट वाले, स्केट नहीं होता डांस करते, उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये लास्ट टॉपिक है, कल मिलते हैं, तो ताकि थ्योरी खत्म कर लें हम पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या करें, देखो अगर खत्म हो गया तो न्यूमेरिकल पे भी आ जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, फिर ग्रेविटेशन का कुछ टॉपिक तो टच करें। पुष्कर आज का 8 का टास्क है, आप